प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें प्री स्कूल जो खोलने की बात हो रही है कि आने वाला टाइम में पूरे भारत में 1000 प्री स्कूल्स खोले जाएंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्री स्कूल्स का जो क्राइटेरिया क्या है, जो दूर सुदूर गांव में जो जहां गाड़ी जाना भी मुश्किल है। आज बिहार में ऐसा बहुत कम ही जगह है, फिर भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे गाड़ी पहुँच नहीं पाती है। तो संपूर्ण विकास तभी संभव है जब नीचे पायदान के, जब एकदम जो नीचे पायदान पे लोग बैठे हैं वहाँ से हम शुरू करें। तो उसके संबंध में आपसे 2 लाइन चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है तो जो मेरी अपना विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि आमतौर पे जो शिक्षा 2 भागों में बटी हुई है हमारे यहाँ, एक प्राइवेट स्कूल और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल। और इसमें हमारे यहाँ एक स्टेटस को लगा रहता है कि स्टेटस उनका होगा, अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है तो आपका स्टेटस लोग आंकेंगे, और जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो उसको। और उल्टी बात यह है, आपका जवाब देने से पहले 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि उल्टी बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल में है वो चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट की जॉब मिले, और जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो बेचारा प्राइवेट जॉब में जाए। तो भाई जो जहाँ है उसी जॉब में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब रह गई बात कि इस विषमता को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि देश में एक जैसी शिक्षा की नीति होनी चाहिए। एकदम बिल्कुल। और एक जैसी अगर शिक्षा की नीति होगी तो बच्चों का जो तनाव है कि एक ही गांव का बच्चा है, वो एक बस पे चढ़कर जा रहा है, उसके साथ टाई लगा हुआ है, उसको बेल्ट लगा हुआ है, और दूसरा बेचारा नाक पोंछता हुआ स्कूल को जा रहा है, दोनों एक ही क्लास में हैं। अब बताइए कि वो जिस विषम परिस्थिति में गुजर रहा है उससे आप किस तरह के नागरिक का आप उम्मीद रखते हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय यह है कि पूरे भारतवर्ष में, कम से कम बिहार में तो ऐसा होना चाहिए कि पूरी शिक्षा की नीति जो है एक गहरी नीति होनी चाहिए। और दूसरा ये जो है कि हर स्कूल के, हर विद्यालय की अपनी अपनी एक जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि लाल पीले कपड़े जो नज़र आते हैं एक साथ खड़ा कीजिए तो एक अजब सा एक ड्रामा सा नज़र आता है। ठीक है, बस इतना ही कर दें कि गवर्नमेंट स्कूल की जैसी पॉलिसीज़ है उनका जो एक ड्रेस है, उनका एक ड्रेस रहते, एक प्राइवेट स्कूल के जैसे स्कूल की बसेस पीली कर दी आपने, उसी तरह से एक ही तरह कर दे तो ज़्यादा अच्छा हो। बिल्कुल, एकदम मैं भी इस चीज़ को फील किया हूँ और 100% आपकी बात से सहमत हूँ। और ये इस ओर हम सिर्फ सरकार नहीं, आम पब्लिक से भी अपेक्षा रखते हैं कि सर ने जो बात कहा है उसको सिर्फ सरकार पे ना छोड़ के हम खुद भी अपने जीवन में उसको उतारें, तभी ये संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। दूसरी बात जो आपका सवाल था कि हम गांव तक कैसे पहुंचेंगे, गांव तक सरकार की अपनी नीतियां हैं, वो आंगनबाड़ी के थ्रू पहुंच रहे हैं, वो दूसरे कई ऐसे ज़रिए हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी किया है, जो 3 के पहले साल, जो पहले कंपलसरी नहीं था, वो एक अच्छा कदम है। रह गई बात की गाड़ियों से पहुँचने की बात, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स हैं, जो एरिया है उसमें जो स्कूल हैं, उनके साथ उनको ये कोशिश करना चाहिए कि इंश्योर करें कि हर बच्चा आपके विद्यालय में पहुंच गया या नहीं पहुंचा। उसके लिए जो NGO हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी सहायता और सहयोग लेना चाहिए। उनके सहयोग के साथ हम कर सकेंगे तो हम समझते हैं कि एक बेहतर शिक्षा की तरफ हम बढ़ पाएंगे। दूसरी बात है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में अभी जो लाई गई है बात कि उनका बुनियादी तालीम उनके बुनियादी ज़बान में होनी चाहिए, वो एक बहुत अच्छा कदम है। इससे कि बुनियादी तालीम जब तक कि आपको कुर्सी नहीं समझ में आती है तब तक आप चेयर बढ़ा के करेंगे क्या। बिल्कुल। दूसरा ये है कि एक तनाव की स्थिति हम बना के बच्चों में रखते हैं, ख़ासतौर पे हम बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं कि 6 घंटा बच्चा स्कूल के अंदर अगर है, उसको आपने सारी कहानियाँ अपने इंग्लिश में बता दी, घर जाता है और जब कहता है कि भाई अब जो उसकी जो लैंग्वेज है वो मगही है, तो मगही में सारे लोग बात कर रहे होते हैं, तो ये तनाव की स्थिति से कौन उसको उभार के लाएगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा किया अपने विद्यालय में, कायनात इंटरनेशनल स्कूल एक छोटा सा विद्यालय है काको में। तो वहाँ मैंने एक बच्चे को कहा कि आज एक अंग्रेज़ी का शब्द सीख के जाओ, घर पे प्रयोग करना। उसको मैंने TAIL टेल पुच्छी सिखाया। अब वो जाके कह रहा है मैया भैंसिया के टेल, मैया भैंसिया के टेल। अब वो मैया जो है वो लेकर के बच्चा को आती है और पूछती क्या है गुरुजी कहाँ पढ़ाई ला है तुम, खाली कहो भैंसिया के टेल कहने टेलियो आप। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि ये जो विषम परिस्थिति थी, ये जो तनाव की स्थिति थी, उससे उभारने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ ए वेरी गुड स्टेप और मैं इसका स्वागत करता हूँ। बहुत एक और एक आउट ऑफ द वे जो मेरे एक जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है, चूँकि हम लोग जब छोटे थे
हाँ, तो टीचर्स एंड जो गार्जियन है उसमें एक खूब गहरा संबंध हुआ करता था। हाँ, क्योंकि जब हम स्कूल से जब किसी होमवर्क ना कर पाने की स्थिति में या ऐसा कुछ बदमाशी शरारत करने की स्थिति में टीचर से पीटे जाते थे, तो घर पे डर से आके नहीं बोलते थे, क्योंकि घर पे बोलने से घर से भी पिटाई पड़ेगी। हाँ, जो तुमने ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा। आज के टाइम में वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुका है। आज ये चूँकि मेरी भी वाइफ शिक्षिका है, तो आए दिन सुनने में आता है यदि किसी तरह किसी बच्चे को थोड़ा सा डांट दिया जाए, थोड़ा सा मार दिया जाए, तो गार्जियन से कंप्लेन आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि जो गार्जियन और शिक्षक के बीच की जो श्रद्धा, जो संबंध, वो विलुप्त हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि जो गार्जियन जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए कि गार्जियन और शिक्षक में वो संबंध अब भी कायम हो रहे, जिससे कि क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल में, तो शिक्षक के ऊपर भरोसा करके भेज रहे हैं, तो फिर वो भरोसा क्यों नहीं आ पा रहा। तो इस संबंध में आपसे दो बातें चाहेंगे। पहली बात तो हम बता दें आपको कि अभी भी समाज में, इस समाज में भी जहाँ पे बहुत सारी विषमताएं, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, उसमें दो ऐसे लोग हैं आज भी जिस पर पूर्ण विश्वास लोग करते हैं। एक डॉक्टर, जिसको आप अपनी पूरी जीती जाती बॉडी अपनी हवाले कर देते हैं कि तुम जैसे चाहो उसको ट्रीट करो, हमें एतराज़ नहीं होगा, जो तुम दवा दे दोगे हम उसको खा लेंगे, चाहे जहर ही क्यों ना दो तुम। एक तो वो है। दूसरा शिक्षक, जिसको जिगर का टुकड़ा जो होता है, जो सबसे कीमती चीज़ होता है, उसको माँ अपनी उंगली से छुड़ा करके, इमेजिन कीजिए कि पहले दिन जब बच्चा स्कूल जा रहा होता है, वो माँ को देख के चीख रहा होता है और बच्चे को गोद में टीचर लेता है। तो इसके मतलब ये है कि आज भी हमारे पास वो परंपरा कायम है। कहाँ पे गड़बड़ हुई है जो मैं समझ पा रहा हूँ, गड़बड़ी ये हुई है कि घंटी लगे तो आते हैं, घंटी लगे तो जाते हैं, घंटी भर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं मास्टर? घंटी। जिन शिक्षकों की बात कर रहे हैं आप, जिनसे आप डरे थे, जिनसे हम डरे थे, और एक एहतराम था उनका, ये था कि उनको घंटी की फिक्र नहीं थी, वो हमारे पूरी दशा और दिशा को देखते थे, नियंत्रित करते थे। अगर पता चल गया कि इस गली से हमारे गुरुजी जाने वाले हैं, तो कंचा, गोली, लट्टू सब गायब और हम भी गायब। लेकिन अब क्या हुआ है, अब चूंकि उनको पता है कि हम आपको फीस पे कर रहे हैं, आप हमको पढ़ा रहे हैं, हम आपको नोट दे रहे हैं, आप हमको एक पेपर दे रहे हैं, रिजल्ट का दे रहे हैं, तो वो जो हमारी आंतरिक जो लगाव की बात थी वो टूट चुकी है। अब नतीजा ये है कि अगर आप बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, तो वो उस रूप में लेते हैं कि उसके यहाँ ट्यूशन नहीं गया इसलिए मारा उसने। तो हमें दोनों साइड को देखना पड़ेगा, सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है, बात इस तरफ भी है, हमारे तरफ भी बात है। आप समझिए, रोज़ाना जो मज़दूर काम कर रहा है, उसकी दहाड़ी 300 रुपया बनती है और महीने में उसको 9,000 है। शिक्षक को हम 3,000 दे रहे हैं, तो आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को एक तरफ से देखिए आप, और उसमें चेंज लाने के लिए मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि बहुत दिन तक जब लोग पुलाव खाते रहते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि ना हमको सूखी रोटी खिलाओ, तो अभी हमें फिर लौट करके गुरुकुल की तरफ जाना पड़ेगा, पाठशाला की तरफ जाना पड़ेगा, मकतब की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके फिर हम बिहार की परंपरा और भारत की परंपरा को दोबारा ला पाएंगे और गुरु और शिष्य के रिलेशन को हम बरकरार कर पाएंगे। सर से बात करके मुझे मेरा जो मन में संशय था, मुझे जो अभी मैंने 3-4 इंटरव्यू लिया, उसमें सबसे परफेक्ट उत्तर इनसे मुझे मिली है, इसलिए मुझे भी बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया। साथ ही सर ने बोला गुरुकुल की बात, तो एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया। नहीं आप हाँ, तो मैं ये कहूँगा, ऐसे हमारे जो साहित्यकार रहे हैं शरद चंद्र, हाँ, वो भी बोल के गए हैं, बांग्ला में बोले हैं कि मानुष मूल्य अमर दुख है ना, मानुषेर मानुषत्व मूल्य अमर प्रचंड दुख लागे। इसका हिंदी है कि कोई एक मनुष्य मरता है तो मुझे दुख नहीं होता है, लेकिन मनुष्य का मनुष्यत्व, उसका जो मनुष्य सत्व है उसका, वो यदि मर जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि एक आदमी मर गया तो एक ही मरा, लेकिन एक आदमी का मनुष्यत्व मर जाता है तो करोड़ों का जान ले सकता है। तो पहले जो गुरुकुल का जो आपने जिक्र किया, तो गुरुकुल में क्या है, मनुष्य को तैयार किया जाता था। आज जो हमारा तथाकथित बहुत सारे गुरुकुल्स हैं, वहाँ पे मशीन तैयार होते हैं। ये मेरा बात नहीं है, जनरली सभी लोग बोलते हैं। हाँ, तो
इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सिंपल सी बात यह है कि जब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं सर, एक जॉब होता है तो जॉब आप कहीं भी कर सकते हैं, और एक होता है पैशन, जुनून। शिक्षा में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बेहतर ही कि आप शिक्षक ना बने। एकदम वाह। जब तक कि आपके पास पैशन नहीं है, क्योंकि आप जिनको डील कर रहे हैं वो ईंटा पत्थर लकड़ी नहीं है, वो ऐसे जानदार हैं जो बहुत यूनिकनेस के साथ आए हैं और वो आपके हाथ में खेल रहे हैं। तो जो गुरु जी की बात है, तो इंसान जब बनेगा तो देवता का रूप ले लेगा, और जब बिगड़ेगा तो ऐसा बिगड़ेगा कि आपने देखा होगा, सांप सांप को काटते नहीं सुना होगा आपने, शेर शेर को मारते नहीं सुना होगा आपने, चीता चीता को फाड़ते नहीं सुना होगा, इंसान को इंसान मारते हमेशा देखा होगा आपने। तो जब बिगड़ेगा तो इस हालत में जाएगा ये। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरुकुल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मकतब की तालीम, चूँकि बुनियादी जो तालीम हमारी है, अगर वहाँ से होगी, संस्कार के साथ जब शिक्षा होगी हमारी, तब हमारे पास ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। इससे कि हमने मैकेनिकल शिक्षा को कर दिया है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। जब आर्टिफिशियल ही सब कुछ है तो ओरिजिनल चीज़ कहाँ ढूंढ रहे हैं? लगाइएगा नीम और खाइएगा आम, कैसे मुमकिन है? दूसरी बात जो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि शिक्षा का समान अधिकार हम क्यों नहीं दे रहे हैं बच्चों को? ये बहुत बड़ा मसला है। ये बहुत बड़ी मसला है, और ये तो एकदम ये पहला सवाल बहुत कड़ा सवाल है हमारा, पता नहीं हजम होगा नहीं होगा। एक है RT 2011 2009 में बनी, 2011 में इम्प्लीमेंट हुई, जो भी हुआ। RT के तहत आप कहते हैं कि 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूल वाले लें। हमारा 2 सवाल है जिसका जवाब अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर बताइए मुझे। पहला सवाल ये है कि RT में 2 शब्द हमने पढ़ा है, जितनी मेरी जानकारी है, अगर गलत होगी तो मैं विड्रॉ करूँगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा। एक ये है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। तो जो बच्चे हमारे किसी भी संस्थान में पैसा देकर पढ़ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो पैसा जो लग रहा है वो क्या अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के विरुद्ध नहीं है क्या? ये नंबर 1। नंबर दूसरा ये कि आप स्कूलों से रसीद मांगते हैं और रसीद ले जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा होती है वो, और वहाँ से फिर उस रसीद का रिएम्बर्समेंट करते हैं। जब आपने शिक्षा पॉलिसी लगा दी है और सबों के लिए शिक्षा फ्री कर दिया है, तो उनके बच्चे उस विद्यालय में क्यों नहीं जा रहे हैं जिस विद्यालय में शिक्षा फ्री मिल रही है? हमारे पास डबल टैक्सेशन सिस्टम क्यों है कि आप उनको पैसा भी दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वैसे विद्यालय में पढ़ाइए जहाँ पैसा लग रहा हो? दूसरा ये है कि जो आपकी मशीनरी है, जो आपके लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, ब्लॉक लेवल के लोग हों, इंश्योर गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है कि आपकी सैलरी उसी समय निर्गत होगी जब आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा? तो ये तो बहुत अजब सी बात है। बिल्कुल। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और छांव तलाश करना, खड़े तो तुम दलदल में फिर अपना पाँव तलाश करना। शिक्षा के नाम पर पलायन करके 1.5 कमरे में अपना गांव तलाश करना, ये कहाँ की बात है सर? तो हमें तो जहाँ पे गड़बड़ी है वहाँ पे जाना चाहिए ना। हम तो सिर्फ ऊपर सुपरफिशियल बात कर रहे हैं, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, गर्मी, अरे गर्मी क्यों लग रही है वो तो देखिए आप। तो हमारे पास जो सवाल है वो कड़े सवाल हैं, और अगर हम सही मानों में निदान करना चाहते हैं तो इसके लिए जन आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। और जब तक कि आप नहीं करेंगे, और अगर जाहिल रख करके आपको बनाना है, कुछ मैकेनिकल लोग, लॉर्ड मकाले की जो थ्योरी थी कि भाई हमें क्लर्क चाहिए, और आपकी थ्योरी यह है कि आपको कुछ लोग चाहिए जो आपका कारखाना चलाएं, बाकी सब जाहिल रहें, तो रखिए जाहिल, फिर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते रहिए आप। कॉन्फ्रेंस में आएंगे, खाएंगे, ताली बजाएंगे, ईटिंग शीटिंग और अप्रिसिएशन करके चले जाएंगे। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गांव के लेवल पे पगडंडियों पे चल के देखिए आप, और जो बात कहते हैं कि गरीबी की और जो बात करते हैं शिक्षा की, बहुत दूर, कोसों दूर हैं हम अभी अपने ख्वाब से। वो मज़दूर जो सुबह निकलता है शाम लौट कर आता है, उसकी बात तो हमने कभी की ही नहीं। आप गरीब किनको मानते हैं? जो बेचारे मीडियोकर हैं उनको आप गरीब मानते हैं। आपका स्टेटस ही हो गया कि गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो हम गरीब हैं, और प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो हम अमीर हैं। प्राइवेट स्कूल में भी क्लासिफिकेशंस है। तो इससे सबसे पहली बुनियादी चीज़ है सामान्य शिक्षा और एक जैसी शिक्षा। बिल्कुल, एकदम आपकी बातों से सहमत है, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपके जो क्वेश्चंस हैं ये हम जो भी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे ज़रूर निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा ज़रूर आप सोचें, हाँ, और सोचकर इसके ऊपर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आज चोर को चोर, डाकू को डाकू,
बदमाश को बदमाश कहना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर जो भी चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, बदमाशी करते हैं, उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम है, जो समान शिक्षा नहीं है, समान स्वास्थ्य नहीं है। यदि एक तरफ एक खा के मरेंगे, दूसरे तरफ बिना खाए मरेंगे, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये इनके बातों से, सर के बातों से जो मुझे लगा कि यदि इस चीज़ को हम एक आंदोलन के रूप में खड़ा करें, और समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य को यदि हम एक मुद्दा बनाकर पूरे जोरदार तरीके से पूरे देश में एक आंदोलन करें, तो एक बहुत बड़ा चेंजेज हो सकता है। और आज जो हम समाज के अंदर जो एंटी सोशल लोग हैं, यदि ये चीज़ को हम कर पाए तो कोई पुलिस प्रशासन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एंटी सोशल तैयार नहीं होगा। इसलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बात मैं जोड़ दूं आपको, मेरा बिहार है, मेरा दिल बिहार के लिए धड़कता है। जब भी मैं विदेशों में रहा, 20 साल तक विदेश में रहा, मैं 26 देशों में घूमता रहा, तो यही बार बार मेरे दिमाग में आया कि दरिया न कर पुल इस पार मेरे, अभी कुछ लोग रह गए इस पार मेरे। हमारा कहना ये है कि जब मेरा बिहार का प्रोडक्ट जाता है कहीं भी जाता है, आपके पास मदरसा बोर्ड है, आपके पास संस्कृत बोर्ड है, विद्यापीठ है, ICSE स्कूल है, CBSE स्कूल है, बिहार बोर्ड है, इतने सारे बोर्ड को लेके चल रहे हैं आप। आपका अपना प्रोडक्ट कौन सा होगा वो बताइए आप, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सामान्य शिक्षा, मैं इस बात पे भी कहता हूँ, विज्ञान की प्रदर्शनी हो रही है, इसकी सूचना संस्कृत विद्यालय को नहीं है, इसकी सूचना मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नहीं है, मदरसा के बच्चे कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप समाज के एक पूरे तबके को आप तो अलग किए हुए हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें बच्चे, सब बच्चे हैं, उनकी मुस्कुराहट एक जैसी है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको सबों को मौका मिलना चाहिए, वो संस्कृत विद्यालय के बच्चे हों, विद्यापीठ के बच्चे हों, मदरसा बोर्ड के बच्चे हों, सरकारी स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के हों। इसलिए हमारी आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे हम कि सामान्य शिक्षा में अभी भी जो शिक्षा की नीति है उसमें भी समानता ले आएँ, तो एक बड़ा तबका आपके साथ जुड़ जाएगा और एक अच्छे बिहार की हम कल्पना कर सकेंगे और एक अच्छे बिहार को हम बाहर के साथ लेके चल सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, और एकदम मैंने जो मैं जैसा आंसर चाहता था, शायद मुझे तो बहुत मैंने वैसा ही आंसर मिला, और श्रोता दर्शक से भी ये मैंने उस तरफ से भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को थोड़ा गहराई से सोचें और इसके ऊपर काम करें। शुक्रिया।